जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिटी का वो 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2024 जो 2026 एग्ज़ाम चल रहा है उसमें उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन देखना आप भूलिएगा मत, ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आप लगाइएगा कि 26 नवंबर 1949 को। बी आंसर हो जाएगा। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है, जो पूरा संविधान का निचोड़ प्रस्तावना में है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय उल्लेख किया गया है। न्याय 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ लिखा है, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब 3 प्रकार के न्याय को प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो इसमें कितना होगा? आंसर लगा दीजिएगा 3। कौन? 3 होगा। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि सरकार अपने फायदे के लिए संविधान को बदल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसको भैया कोई ना कोई संरक्षक तो कर रहा है ना संविधान को, कि इसको कोई भी है, सरकार किसी का भी है, इसको इधर से उधर नहीं कर सकता। तो कौन करता है संरक्षण? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। इसको संरक्षण कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है संविधान के ऊपर तो भैया तुरंत एक्शन लेता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप आंसर लगा दीजिएगा सी। ठीक। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 है, भाग 3 सी। भाग 3 जो है ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है, जो आर्टिकल 12 से 36 तक, आर्टिकल कितना? 12 से 36 तक दिया गया है। ठीक है, 12 से 36 जो आर्टिकल है ना, वो मौलिक अधिकार के लिए दिया गया है। व्यक्ति के अधिकार क्या रहेगा उसके लिए उस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक, तो वो समझाया जाएगा। ये तो क्वेश्चन है तो उतना समझा टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें लगाइए भाग 3। ठीक। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। अभी वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? पहले भारत के लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक, तो 7 में से एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया और उसको कानून 300 कॉम में कानून का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 300 के कॉम में लेके चला गया। तो इसमें 6 लगाइएगा, बी। कौन? बी आंसर होगा, बी। 6 आंसर। कौन? अभी कितना है फिलहाल? मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है। 7 क्या बोलता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है?
समानता का अधिकार संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से 18 में जिक्र है, ठीक है, 14 से 18 में। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद इसमें ऑप्शन लगाइएगा? बी। कौन? बी। कौन? बी होगा। कौन होगा? बी। बी 14, आर्टिकल 14 के द्वारा समानता का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, कि आर्टिकल 14 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब 8th क्वेश्चन क्या बोलता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए कि मेरा जीवन, जैसे मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरे लिए क्या क्या स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीने के लिए? तो आर्टिकल 21, कौन? ऑप्शन सी लगाइएगा। कौन? ऑप्शन सी। आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, ठीक है, उसको कोई मार नहीं सकता। अगर उसको कोई प्रदूषित ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा मिल रहा है, तो उसका जीवन का अधिकार का हनन है। तो आर्टिकल 21 के तरह उसके ऊपर मतलब कुछ भी अपने हकदार के लिए बोल सकता है, सरकार से मांग कर सकता है। जैसे जल है, अगर स्वच्छ जल उसको पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो आर्टिकल 21 का उसको प्रत्येक व्यक्ति का हनन हो रहा है। तो अगर आपका स्वच्छ जल चाहिए तो आप आर्टिकल 21 के तरह आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। तो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 में सी क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ठीक, अब 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक, जैसे संविधान में कुछ भी उसका संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन किस आर्टिकल के द्वारा करता है सर्वोच्च न्यायालय? किस आर्टिकल के द्वारा करता है? तो वो है आर्टिकल 32। कौन है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान को रक्षा करता है। संविधान, मौलिक अधिकार सबको वो देखभाल करता है। अगर कुछ भी ऐसा संशोधन होता है जो मौलिक अधिकार का हनन हो तो भैया डायरेक्ट तुरंत एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 के द्वारा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय बोला? हृदय कहा? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय, आत्मा और हृदय कहा? जैसे हम लोग का हार्ट है, जिसे हम लोग का अंदर बॉडी में आत्मा है, आत्मा निकलने के बाद क्या? शरीर मर जाएगा। वैसे ही अगर संविधान जो है, अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो वो संविधान मर जाएगा। वही बोल रहा है कि किसको बोलते हैं? संवैधानिक उपचार। सी। कौन? सी लगाइएगा। तो भीमराव अंबेडकर जी ने किस अधिकार को संविधान के आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। सी। कौन? सी। भैया आरआरबी ग्रुप डी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 का, तो आप ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ज़रूर देखिएगा। 11 क्या बोलता है? बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, भाग 4 में आर्टिकल 36 से कहाँ तक है? 51 तक है। ठीक है, तो भाग 4 सी लगा दीजिएगा। सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में? भाग 4 में है, जो 36 से लेकर कहाँ से है? 51 तक। ठीक, वो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ऐसा आर्टिकल है जो वो
उसका लागू करना ना लागू करना वो सरकार के ऊपर होता है। ठीक, अब चलते हैं 12। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप बताइए। ये सब इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य से तो आता ही है। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल बी, मतलब आर्टिकल 21A में का आर्टिकल 21A में जो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया, बी लगाइएगा इसमें ऑप्शन। ठीक, 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब 1976 में हुआ था तो इंदिरा गांधी के सरकार ने कितना 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कहाँ? रूस से लेकर आया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक, फिर एक और जोड़ा गया, 86वां अमेंडमेंट हुआ, जो संविधान हुआ संशोधन 2003 में, एक और मौलिक कर्तव्य लेके आ गया। तो टोटल अभी फिलहाल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। ठीक, तो इसमें लगाइएगा 51A में, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को जिक्र किया गया है। ठीक, अब चलते हैं आगे हम लोग। तेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए आ गया क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो भैया अभी वर्तमान में टोटल 11 है। कितना है? टोटल 11 है। तो सी ऑप्शन लगाइएगा, सी ऑप्शन। टोटल कितना है मौलिक कर्तव्य? 11 है। ठीक, 14 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक, इसमें ऑप्शन में चूज करना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं किस संविधान संशोधन करके उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ए लगाइएगा। इसमें कौन होगा? ए। कौन होगा? ए। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन? 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 10 को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। 15 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। बी लगाइएगा। इसमें ऑप्शन कौन होगा? बी। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो उसके हर एक नाम से होता है भारत में, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। अब 16 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए ऐसे तो 5 साल रखा गया है, लेकिन जरूर नहीं है कि वो 5 साल रहे। अगर उसको लोकसभा में बहुमत अगर नहीं है तो उसका सरकार गिर जाएगा। 5 साल पहले भी गिर जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, ठीक है, और उसको बोला गया कि चल तू अपना बहुमत सिद्ध कर। वो 243 सीट अपना लाया, बहुमत सिद्ध कर दिया। अब मान लीजिए कि उसमें से 10 गायब हो गया, 2 गायब हो गया, 5 गायब हो गया। जैसे ही उसका बहुमत खो दिया, उसका प्रधानमंत्री का सीट गया। तो इसका नहीं होता है, लेकिन एक 5 साल तक जिसका बहुमत है 5 साल तक वो रह सकता है लोकसभा। वो क्या बोलते हैं? कार्यकाल। किसका? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल होता है इसका। हम वो बता रहे थे प्रधानमंत्री का। अगर प्रधानमंत्री का बहुमत अगर लोकसभा में हो तो ही भैया 5 साल तक रह सकता है, नहीं तो उसका हटने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है उसका 5 साल होता है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। उसका सांसद का चुनाव होता है, सदस्य का चुनाव होता है। वो लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को, इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक,
तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इनका भी इनडायरेक्ट ही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, सी ऑप्शन लगाइएगा, सी। कौन? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन का बोलता है कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है भैया? अभी वास्तविक, तो वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। स्टंप कौन है? वो राष्ट्रपति हैं। तो वास्तविक प्रधानमंत्री हैं, औपचारिक राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो बी लगाइए इस ऑप्शन। कौन? बी हो जाएगा आंसर। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री होगा, जाहिर सा है। ठीक। और 19, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर सा है राष्ट्रपति करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बी लगा दीजिए आंसर। कौन? बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं भैया। राष्ट्रपति नियुक्ति करके बोलते हैं कि तू बहुमत सिद्ध करो। जिसका बहुमत ज़्यादा रहेगा उसको नियुक्त करते हैं। ठीक। तो आगे चलते हैं। अब 20 क्वेश्चन। 20 बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। क्या? लोकसभा। क्या? तो लोकसभा। ठीक है। तो सी लगा दीजिए इसमें आंसर। ठीक, सी। ठीक। 21 बोलता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखिए, भारतीय संसद में सदन और अंग अलग अलग होता है। सदन 2 होता है, अंग 3 होता है। सदन कितना? 2 होता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसको बोलते हैं एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। अंग जो होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाते हैं संसद का 3 अंग है। ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन थे? 2। आप बी लगा दीजिए। ठीक, बी लगाइए। ठीक, बी। कौन? बी। सदन कितने हैं? 2। अंग कितने हैं? 3। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? अभी बताए थे। उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा होता है। तो राज्यसभा इसमें कौन है? वो लगा दीजिए, बी होगा आंसर। तो संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। ठीक, आगे अब चलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन कौन होता है? आपको बताए थे निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। तो लोकसभा कौन? बी। बी आंसर लगा दीजिए। कौन? बी। निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, ये देखिए, राज्य जो सभा होता है, राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होता है। उसका सदस्य का कार्यकाल होता है, लिमिटेड होता है। बट राज्यसभा स्थायी सदन होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। तो डी आंसर लगाइएगा इसमें। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। लेकिन बुझती है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? बोलना भैया कि स्थायी होता है, कभी भंग नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ लगाना है। तो डी आंसर।
25 बोल रहा है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल, देखिए आ गया सदस्य का कार्यकाल, तो एक राज्यसभा के जो जितने सदस्य होते हैं उस सब का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन याद रखिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, वो कभी भंग नहीं होता है, ठीक। लेकिन उसका सदस्य का, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब 6 वर्ष सी लगा दीजिए आंसर, सी। कौन? सी, 6 वर्ष होता है, ठीक है, सी। 26 क्या बोलता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है कितना? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष लिया जाता है, बट जरूरी नहीं है। अगर भंग हो गया लोकसभा तो भैया लीजिए आप 5 साल से कम भी आ जाएगा। तो सामान्य आप 5 साल मान के चलते हैं, मतलब बी आंसर लगा दीजिए। क्या? बी आंसर लगा दीजिए, ठीक। 27 का बोला 27, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? ओम बिरला के जानते हैं, तो कौन करता है भैया? लोकसभा का अध्यक्ष। माननीय जी, बैठ जाइए। ओम बिरला जी ही बोलते हैं, माननीय सदस्यगण शांति बनाए रखिए। तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक। 28 का बोलता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, 28 बोलता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, सी लगाइएगा आंसर। इसमें कौन? सी, ठीक। इसमें सी आंसर लगाना है, देखिएगा कौन? सी लगाना है, सी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। 29 का बोल रहा है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? 29 बोला है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक कहाँ? तो लोकसभा में आएगा सबसे पहले। कहाँ? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा लगा दीजिए, ठीक। लोकसभा, बी। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा, ठीक। 30 क्या बोल रहा है? 30, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं। क्या? ऑप्शन सी। धन विधेयक का जिक्र किस में है? कि आर्टिकल 110 में है, ठीक है, उसमें जिक्र है, ठीक। तो जो धन विधेयक अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन। 31 क्या बोलता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको पता है भैया, भारत का कहाँ है कैपिटल? दिल्ली। तो नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, ठीक है, बी लगा दीजिएगा ऑप्शन। 32 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसका न्यायाधीश के सेवानिवृत्त के मतलब उसका रिटायरमेंट या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, या तो सर्वोच्च न्यायालय का रहता है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, या तो 65 वर्ष तक वो कार्य करेगा। तो आप सी लगाइएगा इसमें आंसर, सी। कौन? सी लगाइएगा, सी। कौन? सी, 65 वर्ष, ठीक। 33, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 33 बोला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है?
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होता है, इसका या तो 6 वर्ष या तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका उम्र या तो 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है, 6 वर्ष जो पहले पूरा पड़ जाए, या तो क्या 62 वर्ष। तो इसमें 62 वर्ष लगाइएगा बी, ठीक है, 62 वर्ष बी। 34 क्या बोलता है, बोलता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मुख्यतः किसके पास है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि हम किसी को गाली दे दिए या कुछ भी बोल दिए, तो मुझे अधिकार होगा कि मैं अपना बात वापस बदल कर दूसरा कुछ बोल दे। तो वो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब फिर से दोबारा अपने बातों को बदल सकता है। कौन, किसके अधिकार है, तो ये है न्यायपालिका का। किसका, न्यायपालिका का। न्यायपालिका अपने बात को बदल सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पुनरावलोकन। 35 बोलता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो जाहिर से भैया कौन है, निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसमें लगाइएगा बी। कौन, बी। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो निर्वाचन आयोग के पास है। 36 का बोलता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। 36 क्वेश्चन बोलता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो आप जार से आपको पता होगा या नहीं पता भी होगा, तो आर्टिकल 24 मतलब आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है। मतलब आप बी आंसर लगा सकते हैं यहाँ पे, बी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए, सही है। अरे रुक जा, हाँ 37 क्या बोलता है, 37 बोलते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै की नियुक्ति कौन करता है। 37 बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै की नियुक्ति कौन करता है। कै का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो बी ऑप्शन है। कौन है, बी ऑप्शन है। कै का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और इस किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 से 151 तक महालेखा परीक्षक कै की जिक्र है, नियुक्ति है, जिक्र है, ठीक है। तो आप नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करते हैं। 38 का बोलता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 280। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होता है, ठीक है, 280। इसमें ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए। 39 बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, जो यूपीएससी से बनते हैं, आईपीएस अफसर जो बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी को रखा गया है। तो आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी को रखा गया है, जो बी आंसर है। कौन है, बी। आप बी लगा दीजिए, ठीक, आप बी लगा दीजिए इसका, ठीक है। अब 40 बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को, जो पंचायत देखिए 1992 से पहले पंचायत नहीं था, ठीक है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, तब पंचायत को लाया गया। तो ये बोल रहा है कि संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा है, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा आया गया था। कौन, 73वां संविधान संशोधन, क्या सी आंसर होगा, क्या सी। पंचायत को 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब, 1992 में इसको लाया गया, ठीक। फिर नगर पालिकाओं को, जो शहर में नगर पालिकाएँ होते हैं, तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो
तो इसके लिए भी 74वां संशोधन हुआ, 74 अमेंडमेंट हुआ 1992 में। ठीक है, तो 74वां संशोधन बी, आंसर लगा दीजिए आप बी। कौन? बी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, 74वां संशोधन को 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब 42 क्या बोल रहा है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया था? 42 क्वेश्चन बोलता है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दिया गया। कब? तो 61वां संशोधन हुआ था, 61वां अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। ठीक है, उसके द्वारा 1989 से पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन 21वां संशोधन हुआ 1989 में और इसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। और अब 18 वर्ष 1989 के बाद से आप 18 वर्ष की उम्र हो गए, आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाइएगा सी, 61वां संशोधन अमेंडमेंट का 61वां अमेंडमेंट। ठीक है, सी, आप सी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक, अब आ गए हम लोग ख़त्म है भैया। फोर्टी थ्री क्या बोलता है? 43 बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, जो देश में कोई मतलब कोई देश के ऊपर युद्ध कर दे, कोई हावी हो जाए, कोई मतलब बाहरी हस्तक्षेप कर दे देश के ऊपर, तो उसके सिचुएशन में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो 352 8 ए का ए लगाइएगा, ए 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य के अंदर, और वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन क्या बोलता है? 44 बोलता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए 44 बोल रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर लगता है। अगर राज्य में अगर कोई भी मतलब संवैधानिक व्यवस्था को सही से सुचारू रूप से सरकार नहीं चला पा रही है, दिक्कतें हैं, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मतलब राष्ट्रपति के पास अपना सूचना भेजता है, उसी के थ्रू प्रोसेस के थ्रू अपना राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो 356 के तहत बी ऑप्शन लगा दीजिए। क्या? बी, जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, 45 का बोलता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए वित्त आपात क्या होता है? जैसे अर्थव्यवस्था डगमगा जाए देश का, तो उस टाइम क्या किया जाता है ना, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, तो 260 आर्टिकल 260 के तहत क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, तो आप सी, ऑप्शन सी। 46 क्या बोलता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? जो संविधान संशोधन होता है भाग 20 में आर्टिकल 360 जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेकर आया गया था, आर्टिकल 20 भाग 20 में रखा गया है। आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। तो बोल रहा है 46 क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 368, डी ऑप्शन लगा दीजिए आप। क्या? डी। सैंतालीस क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो भारत में नागरिकता है, जिसे हम लोग का नागरिकता मिला है भारत का, वो किस भाग में रखा गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस संविधान किस भाग में? तो भाग 2 में है। 5 से 11 तक
नागरिकता का जिक्र है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र है। तो भाग 2 में बी लगा दीजिए ऑप्शन, क्या बी लगा दीजिए भाग 2। 48 का बोलता है भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। भारत में एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता मिलेगा भारत का। आप बिहार के हैं तो बिहार का अलग, भारत का अलग नहीं मिलेगा, ये अमेरिका में चलता है भैया, ये भारत है, ठीक है। तो हमारे देश में, भारत में का एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से मिला है, हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी लगाइएगा, ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन, बी लगाइए ऑप्शन ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन भी एकल ही नागरिकता है। 49 का बोल रहा है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली